ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। देखो फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले इनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने एक पेन लाया, अब ये पता नहीं है ये कौन से वाला गिर जाने से। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो राइट्स हमारे संविधान के प्रति हैं, जैसे आपको आप आज़ादी से जी सकते हो, लॉ के अकॉर्डिंगली आप इक्वल हो, अनटचेबिलिटी के लिए प्रोविजन है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, है ना, कोई भी बंदा है उसको बराबर अधिकार हैं इस भारत संविधान में जीने के, क्योंकि भारत जो एक सेक्युलर स्टेट है, हर एक रिलीजन जो है भारत के संविधान के अकॉर्डिंगली इक्वल हैं, ठीक है। नो रिलीजन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये कौन से पार्ट में आते हैं बता सकता कोई मुझे? पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। और सोर्स क्या था, कहां से लिए थे हमने? ये यूएसए से लिए थे, ठीक है। पार्ट 3 और आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं जो हमने स्टडी करने हैं? आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो हमने स्टडी करने हैं, वही बताऊंगा कि 12 और 13, हाँ 12 और 13 और 33, 34, 35 हैं क्या ये, ठीक है। बट हमारे लिए ये बड़े हाँ जरूरी है, ठीक है। अब देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे, 7 थे ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स। बट जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया था उस समय? हटा दिया था, और उसको लीगल राइट अमेंडमेंट एक्ट 44 1978 के तहत उसको 300A में ऐड किया था, ठीक है। अब वो कौन से फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं? इक्वालिटी, अब देखो मैंने ये 4 लेटर कैपिटल में लिखे हैं, 5 लेटर। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। नंबर 2 पे आता आपका कौन सा आता है? फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है? आपको बहुत सारी जगहों पर क्या मिला है? फ्रीडम मिला है। इतना इतना याद रखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी, हाँ ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ, हाँ सारी चीजें आ जाती है फ्रीडम में। और ये आर्टिकल कहां से कहां आता है? आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। नंबर 3 पे आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम 4 वर्ड का ना, तो 4 आर्टिकल है इसमें, 19 to 22। आर्टिकल 19 to 22 4 वर्ड है फ्रीडम के, फ्री के यहाँ पे इक्वल के 4 हैं। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक्स से भी कोई एक्समैन, एक्स सर्विसमैन, है ना, तो हम ऐसे लिखते, तो इसमें 2 आर्टिकल आते हैं आपके, 23 और 24। 4th नंबर पे आपका आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप रिलीजन्स प्रोपोगेट कर सकते हो, कंसाइंस कर सकते हो,
रिलीजियस अफेयर मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने वर्ड है कैपिटल में, तो इधर भी आपके कितने आर्टिकल होंगे, 4 आर्टिकल होंगे 25 से लेके 28 के बीच में। ठीक है, फिर आपका आता है नंबर 5 पे, कौन सा आता है, हाँ, मिनॉरिटीज की एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। बट ये मिनॉरिटीज के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 के बीच में ये आर्टिकल, 2 आर्टिकल हैं, कल्चरल और एजुकेशनल, 2 अलग अलग वर्ड हैं तो 2 आर्टिकल है। ठीक है, ऐसे याद करके याद रखने। और नंबर 6 पे आपका आता है, क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 कहता है कि मैं इन सब फंडामेंटल राइट्स का गार्डियंस हूं। ठीक है, आई एम द प्रोटेक्टर। ठीक है, अब कैसे है लिख लो पहले इतना। है डिलीटेड है, वो मैं लिखवाता हूँ ना लास्ट में। हैं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैं बस करवा रहा हूँ भाई, पहले इतना लिख ले। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वालिटी, इक्वालिटी इन स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी में 4 आ जाते हैं, जैसे आप कानून की नजरों में सब बराबर हो। इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, सारी चीजें मैं डिटेल में करवाता हूँ, पहले इतने तो लिख लो, 6 फंडामेंटल राइट्स लिख लिए इतने। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो गुरुदेव? अच्छा देखो, आप आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 डिलीटेड, मतलब डिलीटेड नहीं कह सकते हम, डिलीटेड ही रखो। फंडामेंटल राइट से तो इसको डिलीट किया गया, फंडामेंटल राइट से इसको डिलीट किया गया। ये था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसको डिलीट किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था भाई, सीएए लिखते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1942 था, सॉरी 44 था। ठीक है, और 1978, हाँ 42-76 के साथ है, 44-78 के साथ है। अब कैसे याद रहेगा कि 44 ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? प्रॉपर्टी में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको डिलीट किया गया और इसको कहां पर ऐड किया गया, एडिड इन आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट, लीगल राइट में इसको ऐड किया गया। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। जामिद जी क्या पूछना चाहते हो आप? 4 आर्टिकल्स दिखाता हूं ना, ये तो मैंने ऐसे लिखवाया ना, अभी तो इनको सबको एक्सप्लेन करना मैंने, अब डिटेल में हम करेंगे इसको सबको। फिलहाल इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया?
देखो आर्टिकल 42 राइट, आर्टिकल कौन से, अब सही लिख रहा हूं मैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, सबके लिए राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल कहां से कहां तक है भैया, 14 से लेके 18 तक ये आर्टिकल्स हैं। अब कैसे याद रखने हैं, अब ध्यान से सुनना जरा। राइट टू इक्वालिटी में कितने आर्टिकल आते हैं, 5। ये 4 से 18 नहीं ऐड, गिनती करो ना, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आते हैं। ऐसे 4 से 18 आप बोल रहे हो, बीच में तो नहीं, वो तो नहीं आप पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब देखो शांत बंदा कौन है, जिसकी हम पिक्चर बनाए, जिसको गुस्सा ना आता हो। कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना, भड़क जाते हैं, मेरी क्यों बना दी, कोई है ऐसा बंदा? सब्जार की बना लेते हैं, सब्जार शांत लगता है मुझे। ये है हमारे सब्जार साहब, इन्होंने पैंट टाई शाई बांध के रखी है, ठीक है। ये है इनकी पोलियो वाली टांगे, ठीक है जी। हेलो, आ जाओ बेटा, लगी हुई ट्यूशन। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, आ जाओ पूजा। चलो ठीक है, ओके, मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा देखो ये है हमारे सब्जार साहब, ये इनके लंबे लंबे बाजू और ये डोले, ठीक है। और सब्जार जी को बड़ा घमंड है, इनने पहन के रखा मुकुट, ताज पहन के रखा, ये बादशाह है जी, मुकुट सीधा कर रहे। ये सब्जार का ड्रम जैसा पेट है, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इनका क्या लिंक है, बस ये पिक्चर याद रहेगी तो ये आर्टिकल 5 कभी नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। मानो सब्जार एक राजा जी हैं, ठीक है। राजा जी कहते हैं भैया मेरे फीट के बराबर सब है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मेरे फीट के आगे सब बराबर हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर हैं, वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, तो कानून की नजरों में सब बराबर हैं, ठीक है। तो बी पॉजिटिव वाली सेक्स ऑर्गन है, तो यहां पे वर्ड सेक्स आएगा। आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15 तो आप कह सकते हो, यहां पे आपने एक ही वर्ड याद रखना, ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। आप पी लो चाय पी लो यार, चाय भी पीते रहो साथ में, दे दो इनको, दे दो चाय, ओ इन्होंने नहीं पीनी यार, उधर दे दे पीछे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कोई मेल है फीमेल है, कास्ट किसी से भी बिलोंग करता हो, रिलीजन किसी से भी बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी जगह पैदा हो, हम नहीं कहते हो गांवटिए, है ना, तो आप उसके बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ Constitutions. Article 15 prohibitions of discriminations on the basis of color, caste, race.
आप कलर कास्ट रेस पे, या वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये पिक्चर हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये पेड़ जैसा ड्रम, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है भैया? हाँ, आर्टिकल 16 तो हर बंदा अपने पेट के लिए करता है ना, हर बंदा अपने पेट के लिए पढ़ता है भाई, पढ़ता है जी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक, हमें पेट भरने के लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप यहां पे लिख सकते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है किसको है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई कोई भी हो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है भाई। यहां पे अलग अलग धर्मों के लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग, कोई BLW नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है, कोई SSC GD की तैयारी कर रहा है, तो क्या एक ही कास्ट के लोग तैयारी कर सकते हैं एक जॉब के लिए? सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर यू गेटिंग? उसके बाद आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, अब देखो हम छूछात तो हाथ से ही करते हैं ना भाई, छूछात, अनटचेबिलिटी। अब क्या कहता है भैया आर्टिकल? ये कहता है, सब्जार कहता है मेरे साथ छूना मत, अनटचेबिलिटी, ठीक है। क्या कहता है? मेरे साथ छूना नहीं। तो इसको देख के सरकार ने कहा कि ये भाई ये अबॉलिश ही कर दो, है ना। सब्जार की हरकतें देख के क्या बोला कि भैया अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दो। छूछात देखो, फीट, सेक्स ऑर्गन, पेट, हाथ और सर, सारे आर्टिकल सर से लेके पांव तक कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, ठीक है। साहब जी आपको चाय पी लो, ठंडी हवा ले लो, वाले आप भी पी रहे हो साहब, ठीक है, गुड। अच्छा देखो, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भैया अनटचेबिलिटी, छूछात का आप नहीं कर सकते हो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसने हमारे बर्तन को छू दिया, ये इस कास्ट का, उस कास्ट का, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर आपको पेनल्टी, आपको सजा हो सकती है। आर यू गेटिंग? ठीक है, समझ आ गया। अब देखो आर्टिकल 18 कैसे याद रखोगे भैया? मुखट है ना, ये मुखट, ठीक है। ये आपका जो ताज पहन रखा आपने सब्जार साहब ने, ठीक है, सब्जार साहब ने क्या पहन के रखा है? ताज पहन के रखा है? ना ना, ताज हो गया इन द सेंस आप टाइटल यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मानो कि रफ़ी है, ये नवाब, इनका नाम ये नवाब है। जैसे हम सारे बैठे हुए हैं ना, जैसे दरवाजे से आएगा, उस सुबह ने बोला नवाब साहब आ रहे, एकदम ऐसे हो जाएंगे नवाब साहब आ रहे, मतलब हम इक्वालिटी कहाँ हुई फिर? इक्वालिटी जब नवाब नाम दे दिया, नवाब साहब के लिए सब खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। अब भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लेता वो अचीवमेंट है उसकी, ठीक है, उसने अचीवमेंट। अब कोई टाइटल दे दिया किसी को हमने, भैया ये नवाब ऑफ बंगाल है, या ऐसे नहीं, कोई पहले टाइम पे थे शहजादा या कुछ ऐसे से टाइटल दे देते थे, बड़े बड़े टाइटल दे देते थे, ठीक है। तो भैया आर्टिकल 18 क्या कहता है? अब आर्टिकल 18 को क्या दिया हुआ? अबॉलिश किया हुआ, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स आप किसी को नहीं दे सकते हो। जैसे आजकल आप, जैसे आईएएस होता है ना, कभी भी आप आईएएस नाम के साथ नहीं, उसको क्या देते हो आप? ऊपर नाम होगा, नीचे डेजिग्नेशन होगा आईएएस, ऊपर नाम, नीचे डेजिग्नेशन आईएएस। जी सर, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स नहीं होते, जैसे इसको टाइटल दे देते हैं, जैसे नाइट एंगल ऑफ इंडिया, जैसे फादर ऑफ,
हाँ नहीं, बट पहले की जो जैसे आप फादर ऑफ नेशन की आप बोलो तो वो कट कर देंगे, वो नहीं है ऐसा। बट जो टाइटल होते हैं ना, टाइटल इन द सेंस मैंने जैसे टाइटल दे दिया बब्बर शेर ऑफ द क्लास, ठीक है, जस्ट अनऑथोराइज्ड है ना, ऑथोराइज नहीं है। अब जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे तुम लोग लगाते हो कि रॉयल बंगाल ऑफ या राजपूत किंग, है ना, वो तो तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, वो तो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट थोड़ी ना है। जब जॉब लेने के लिए जाओगे कि मैं रॉयल राजपूत, बोलेंगे चल बेटा गेट पे बाहर खड़ा हो, बाद में आना, 10 मिनट के बाद आते ना। ये टाइटल हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अबॉलिश किया हुआ। रफी साहब, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? आई समझ? कोई कंफ्यूजन है? आ गया? अब बढ़ते हैं ट्रिक के साथ। एक पोर्शन तो आपको मैंने ट्रिक से करवा दिया, फीट, ठीक है, मतलब सर से पांव तक यार, बस ये इमेज याद रखनी है। पेपर में आते हैं और मैं डेफिनेटली कहकर कहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है, आने वाले 2 साल के बाद भी आप इसका गलत जवाब नहीं दो, चाहे आप रिवाइज भी नहीं करोगे, ठीक है? कर दूं साहब ने? नहीं यार, मैं अगर चाय पीऊंगा तो फिर आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। आप पी लो, मैं बाद में पी लूंगा, ठीक है? अब दूसरा करैक्टर किसका लें? अंचल तेरा ले ले, ऐसे भड़क जाए सर। कर दूं साहब मैं? मजा आ रहा पॉलिटिकल पढ़ने का? ओके सरदार साहब, मिटा दें आपकी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए आगे का आप बोल दो यार, मुझे आता नहीं उससे आगे। वो कहते हैं ना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनते, है ना? इसको रहने दो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? नंबर 2 पर। क्या नाम है इसका? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। अब यहां पे किसको ले लेते हैं अपना करैक्टर? अंचल ले ले अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है, क्योंकि इन करैक्टरों में थोड़ी सी ऐसे बदनामी भी है ना, चलेगा? ओके। अब अंचल जी हैं, 19 साल की उम्र हो जाती है अंचल की, मतलब आर्टिकल 19, 19 साल की उम्र होती है तो अंचल को शादी की जरूरत पड़ जाती है कि मेरे को मेरी शादी करवा दो, ठीक है? घर वाले कहते हैं बेवकूफ, अभी तेरी एज क्या है बेटा, कॉलेज में एडमिशन ले, कॉलेज में पढ़ ले, पैसा कमा, जॉब शॉब ले ले, उसके बाद तेरी शादी करवा देंगे। अंचल कहता है ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है यार, शादी तो इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। ये फिर कॉलेज में जाता है, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका। जब ये कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में जाता तो अपने फ्रेंड्स को क्या करता, स्टोरी को सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले जाके अपने कॉलेज में, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर 6 प्रोविजंस हैं, ठीक है, इसके अंदर ही 6 प्रोविजंस है आर्टिकल 19 के अंदर। कॉलेज में जाता तो सबसे पहले ये बच्चों को इकट्ठा करता है, असेंबल ASSEMBLE, असेंबल होता इकट्ठा करना। जब अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करता तो एक स्पीच देता। देखो ना, जब भी आप लोगों ने बिजनेस की होगी तो आप मोटिवेशन स्पीच देते हो, ऐसा नहीं इस बिजनेस में इतना पैसा बनेगा, अंबानी की तरह करोड़पति हो जाओगे। ये जो नहीं नेटवर्किंग वाले नहीं आते हैं, कभी इनका बैंक बैलेंस चेक करना, 10 रुपये नहीं होते हैं, बट ये बोलते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर तेरे पास गाड़ी होगी, ऐश इशरत से जिएगा, तेरी आने वाली जनरेशन को पैसा मिलता रहेगा। भाई तू फिर मेरे पास क्यों आया, है ना? तो यही जाता है, ये तो असेंबल करता है, फिर ये क्या करता है, स्पीच देता है, ठीक है। स्पीच देने के बाद जब स्पीच में बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेट करता है तो फिर एक एसोसिएशन बन जाती है इनकी।
पहले ये असेंबल इकट्ठा करता है, फिर उन बच्चों को क्या करता है, स्पीच देता है, फिर उनका एक एसोसिएशन बनाता है। एसोसिएशन के बाद उनको कहता है कि अब हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। ट्रेड किसका, अफीम गांजा चर्च का, ठीक है। फिर कहता उसके लिए हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी, मूव करना पड़ेगा। फिर भाई बाद में जब पैसा खुला आएगा तो सेटल हो जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो इस स्टोरी को कैसे एडजस्ट करते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर आपको राइट टू असेंबल, राइट टू मतलब आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, आपको भैया राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है। फिर भाई आपके पास राइट टू एसोसिएशन, आप ग्रुप बना सकते हो, राइट टू एसोसिएशन। जैसे बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, उनको राइट है। जैसे इस्लामिक IOC, इस्लामिक ग्रुप ऑफ, अब मुझे पूरा याद नहीं है, जैसे जामिया इस्लामिया, RSS, BJP, PDP, ये तो ग्रुप तो एसोसिएशन तो हैं, ये एक तरह की जो इलेक्शंस वगैरह लड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, राइट टू ट्रेड, ठीक है, ट्रेड करने के लिए मूवमेंट करना है। राइट टू मूवमेंट, ठीक है। और 6th राइट टू सेटल। भाई ये 6 प्रोविजंस है, अगर ध्यान से लेक्चर को सुना होगा तो ये भी कभी नहीं भूलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो, आपको असेंबल करने का अधिकार है, आपको स्पीच करने का अधिकार है, बट स्पीच भी कौन सी, आप किसी धर्म देश के खिलाफ स्पीच नहीं कर सकते हो, किसी की डिग्निटी के खिलाफ स्पीच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान, बट आप अपने अधिकार के अकॉर्डिंगली स्पीच कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैंने राइट टू स्पीच था मेरे को, तो मेरे को वैसे अरेस्ट कर दिया, बट वो तुम लोग तो किसी को वायलेंस कर रहे हो ना। आप उठ के देश को गालियां, आप क्या किसी रिलीजन को गालियां देना शुरू कर दो, भाई तुम लोगों को फिर मामे तो आएंगे उठाने के लिए, है नहीं। अब राइट टू ट्रेड, आप अब ये नहीं भाई अफीम गांजे की ट्रेड नहीं, मैं ऐसे ही तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, मत कहीं वो ट्रेड आप लेके तो मेरे सर लगा दो सारी। राइट टू ट्रेड, तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, तुम मूवमेंट कर सकते हो भारत के किसी भी टेरिटरी में, तुम्हें इजाजत है, तुम मूवमेंट करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब ये नहीं है ना कि आप हिमाचल चले जाओ, भाई कहां से आया, जम्मू कश्मीर से, और किसने लाया तेरे को, चल अंदर भाई, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। राइट टू सेटल, आप भारत के किसी भी कोने में जाके सेटल्ड हो सकते हो, ये आपके 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19 के अंदर का, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब ये 19 साल की उम्र में इसने ये सारी चीजें सीखी। अब बंदा क्या कहता है, अब 20 साल का हो जाता है, नहीं अभी कहाँ शादी होगी इसकी, ये एक टाइम पे बड़ा मजबूर होगा, एक टाइम पे बड़ा मजबूर होगा ये शादी के लिए। नहीं, इतना लिख लिया, जल्दी लिखो, हमने लिख लिया। अब आर्टिकल कौन सा आ जाता है, ये अब 20 साल की उम्र का हो गया है, आर्टिकल 20। अब ये सारा करने के बाद पुलिस इसको क्या कर देती है, अरेस्ट कर देती है, अंचल को पुलिस अरेस्ट कर देती है। वो ऑफेंसेस एंड कन्विक्शंस पढ़ा ना। अब जब पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है तो ये बंदा अब ये सोचता है, क्या अरेस्ट होने के बाद मेरे पास कोई अधिकार है बचने का, है ना। अभी तो इसने अफीम गांजा और चर्च का ही व्यापार करने के बाद फंस गया ना गरीब, ठीक है। अब ये सोचता है क्या मेरे पास कोई तरीका है इससे बचने के लिए, तो ये सारी चीजें सीखता है इसमें कि भैया देखो आर्टिकल 20 क्या कहता है, अगर आप अरेस्ट भी हो जाते हो तो भी आपके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। लॉयर को आप कर सकते हो, हायर करने का अधिकार है आपको। पुलिस जो है 24 से ज्यादा और से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती है। किसकी? नहीं, वो कुछ केसेस में है ना, मानो के कुछ केसेस, कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं ना, बेलेबल होते हैं, तो कुछ केसेस तो बेलेबल होते ही नहीं है। जो केस बेलेबल नहीं होंगे तो कोई मर्डर करके बोलेगा भैया कि मेरे को बेल दे दो, तो वो नहीं हो सकता है ना। अब देखो
अब ये क्या क्या, जब ये अरेस्ट हो जाता है आर्टिकल मतलब एज 20 में, तो ये क्या सीखता है कि मुझे प्रोटेक्शन कैसे करना। अब नंबर 1 पे इसमें 3 चीजें आती हैं, इसको लिख लो पैसे जर्नल लैंग्वेज में, नो एक्स पोस्ट फैक्टोला। फैक्टोला देखो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा आसान बनाने वाला हूं इसको। नो एक्स पोस्ट फैक्टोला क्या कहता है, ठीक है, कहता है नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, किसी पर्सन को भी कन्विक्टेड नहीं किया जा सकता है। अब ऑफेंस, अब देखो ये चीज समझ लो कि किसी पर्सन को भी हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मानो कि कोई बंदा जो है, संविधान में लॉ नहीं है कि कोई जो है वो गाना गाने के बाद, मानो कि कोई बंदा जो है किसी दीवार पे जाके जो है ऐसे शौचालय कर लेता है, ठीक है। अब लॉ में नहीं लिखा है भाई कि भाई उसको अरेस्ट करना है। अब उसने किया, मतलब मान लो कॉलेज की दीवार या किसी की बिल्डिंग पे जाके शौचालय कर देता है वो, तो कोई बंदा उठता है उसके खिलाफ केस कर लेता है, बट कानून में तो उसके खिलाफ कोई लॉ है नहीं। वो लॉ कब बनता है, शाम को। क्या जो उसने सुबह क्राइम किया था, क्या उसको शाम के उसके ऊपर मिलेगी सजा? नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उसने वो क्राइम कमिट किया उस समय वो तो लॉ ही नहीं था, है ना। लॉ तो बाद में ऐड हुआ ना, जामी से हंसी से कुछ गलत लग रहा है मेरे को। एक्सेप्ट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन, एक्सेप्ट फॉर वायलेशन। देखो इसका मतलब ही क्या होता है कि कोई अगर पर्सन जो है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, नहीं कोई ऑफेंस नहीं करता जो वायलेशन में है ही नहीं। कोई गाने सुन रहा भाई उठा के पुलिस थोड़ी ना उसको अंदर ठोकेगी, ठीक है। तो जब तक वो वायलेशन ऑफ अ लॉ, खाली ये याद रखना थोड़ा सा, ये मैं आपको डिटेल में लिखवा रहा हूं। इनफोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन, वही आ गया ना। अगर कोई एट द टाइम ऑफ कमीशन, वो है ही नहीं। इन द फोर्स ऑफ लॉ, इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, वो एक्ट है ही नहीं, तो उसको सजा कैसे मिलेगी। नंबर 2 पे नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी क्या होता है भाई, कोई बंदा है जिसने कोई जो है क्राइम कमिट किया है, कमिट करने के बाद वो सजा काट के आ जाता है। उसी केस की किसी मुर्गे को मारने पे उसको 6 महीने की सजा हो गई, भाई किसी का मुर्गा उसने मार दिया, ठीक है। अब वो दूसरी बार फिर बंदा उसको उसी केस में अरेस्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो सजा ऑलरेडी उसके बारे में काट के आ गया। अब ऐसा हो किसी बंदे ने किसी को मार दिया जान से, उसको सजा हो गई उम्र कैद की, मतलब 10 साल की हुई, 12 साल की हुई। तो जब बंदा बाहर आता है उसको फिर से वो जिंदा दिखता है मारने के बाद 12 साल सजा काटने, वो बंदा बाहर आया, उसको फिर से वो बंदा जिंदा दिखा, ठीक है वो कमा रहा। अगर उसको वो फिर से मार देता, क्या उसको सजा होगी? होगी, क्योंकि उसने फिर से क्राइम, उसने जो मारा उसको जो सजा मिली वो उसके मुकदरों में थी, लेकिन फिर से उसने किसी के ऊपर कमेंट किया ना, जो बच गया उसके अपने मुकद्दर थे। अब ये थोड़ी ना ला बोलेगा कोई बच गया फिर आओ तो उसको बाहर फिर मार के अंदर वो बच जाएगा, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है फिर तो उस दूसरे को छुपा छुपा के रखना पड़ेगा, भाई वो बाहर आ रहा जेल से तो छुप के रहे। आप बहुत सारा ऐसा होता ना, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी मतलब लिख लो, किसी को भी एक ऑफेंस की एक ही सजा है। लिखवा दूं कि समझ लोगे? नो डबल जियोपार्डी है, एक केस की एक ही सजा है, 2-2 महीने। अब ये नहीं है किसी ने मर्डर किया तो पुलिस उठे बोलेगी तूने रेप भी किया, चल पुत्र अंदर, तूने चोरी भी की है, ठीक है, 4, 5, 10 ऑफेंस लगा दें और बंदा पूरी उम्र बाहर ना आ पाए, ठीक है। लिख, बट यार वो इलीगल है ना, बट कानून नहीं कहता ना। एक ही ऑफेंस लगा सकते हैं क्या? एक ही ऑफेंस लगा, अगर उसने मल्टीपल क्राइम्स किए हो, मल्टीपल क्राइम्स लगेंगे उसके ऊपर। अब वो तो कमिट मल्टीपल कर रहा तो मल्टीपल ही लगेगी, एक कर रहा तो एक ही लगेंगी।
अब किसी बंदे की मानो कि कोई मर्डर होता है उस बंदे का, देखो उसके ऊपर केस कैसे लगते हैं। किसी बंदे को मारा जाके, उसके ऊपर केस लगेगा। सबसे पहले उसने किसी के घर के अंदर, किसी के परमिसेस के अंदर गया, 452, ठीक है। ये वैसे आपको लॉ नहीं सिखाने चाहिए, गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ये हटके हैं क्योंकि ये मुझे पता, मतलब 10-15 ऑफेंस उसके ऊपर लगेंगे, फिर जाके 302 लगेंगे, 15 ऑफेंस, फिर मारा। अब देखो ना, मर्डर भी कितने प्रकार के होते हैं। एक मर्डर अब देखो पुलिस लिखना चाहे, जैसे मानो किसी का मर्डर करवा दिया, हो गया मर्डर, हो गया किसी का, पुलिस क्या करती है, 3 तरह के मर्डर होते हैं। एक तो नोकीली, उसके हाथ में नोकीले हथियार थे, उसको बेरहमी से मारा गया। अगर इतना लिख ले पुलिस के बेरहमी से मारा, वो बंदा तो कभी बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है। एक होता गलती से मारा गया, लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते गलती से लग गई, बट बंदे की अटेंशन नहीं थी उसको मारने की, उसको भी 15 साल की सजा होगी। अब ये नहीं कि किसी बंदे को मारने के बाद 4 दिन के बाद बब्बर शेर आएगा, फिर हर दिन वो मार के जाएगा, अंदर बोलेगा कि गलती से हुआ ही नहीं ठीक है, होगी उसको भी। लेकिन जो बेरहमी से कत्ल होता है उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, उसको बाहर ही नहीं आने देते, ठीक है। अब पुलिस के हाथ में होता लिखना। कभी होता कि मैं ऐसे रफ़ी को ही थप्पड़ लगाने के लिए चला गया, मैंने इसको थप्पड़ लगा दिया, इसका कोई जान पहचान में पुलिस है, ये इतना बोलेगा कि इस बंदे के हाथ में हथियार थे और ये मुझे जान से मारना चाहता था, मैंने लगाया सिर्फ इसको थप्पड़ ही है, मेरे ऊपर 307 लग जाएगा। और वैसे ही खाते पीते 6, 7, 8 महीने की, 3 साल की सजा हो जाएगी, है ना। कानून पढ़ोगे तो तुम लोगों को ना, तुम लोग किसी की मुर्गी मारने से ही पहले 100 बार सोचोगे, ठीक है। वो कहते हैं ना, पुलिस के हाथ में बड़ा कुछ होता है, हमें पुलिस के हाथ में बड़ा कुछ होता है, ठीक है। किसी के लिख लेना कि ये बंदा जो है खतरनाक टाइप का बंदा है, ये किसी का भी मर्डर कर सकता है, केस वो लगेगा ही, साथ साथ पीएस से भी ठोक देंगे उसको, ये चीजें, ठीक है। संविधान तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छी बात है कि आप लोग मेरे से बैठे हो। अब देखो, नो डबल जियोपार्डी, मतलब किसी को भी एक टाइम पर एक केस की एक सजा मिलेगी। दूसरा, नंबर 3 पर भाई संविधान में यह है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, समझ ले अंचल भाई, समझ ले, बड़ी अच्छी चीजें सिखा रहा हूं। नौकरी ना भी मिले ना तो भी समाज के अंदर गर्व से जियोगे, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है भैया, आपको पुलिस फोर्स नहीं कर सकती है कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दो, मैंने चोरी किया है, समझ गए हो आप, हैं? होता तो ये भी है, लेकिन नहीं बोल सकते, कोर्ट वैलिड नहीं ना मानता उसको। कोर्ट जो है पुलिस की गवाही, तो क्राइम करवा देते हैं ना कि आप जो पटाई शटाई करके बोलते, बोल के तूने किया तो जब जाके वो कॉन्फेंस करेगा कि मैंने किया है, मानेगी नहीं कोर्ट नहीं, सबूत 2-4 गवाह होने चाहिए उसके लिए, गवाह होने चाहिए। अब ये जैसे मुझे मार के, मानो एसएचओ और थानेदार साहब मेरे को पटाई करके थाने में लेके बोलना, उधर मैंने चोरी किया, मैं जाके बोलूंगा मैंने चोरी किया, तो जज बोलेगा कि आप एविडेंस लेके आओ, ठीक है, इसकी गवाही चलेगी नहीं। मेरा जो वकील होगा लड़ने वाला, सर आप वो ये बोलेगा, सर आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सर आप जानते हो कि कोई भी जो है जो बंदा है जो, हाँ, आप कमेंट ही नहीं कर सकता, वो आप सेल्फ अपने अगेंस्ट किसकी कौन सी स्टैंप पे लगा रहा बैठ के, लिख लो, नो पर्सन, हाँ नहीं कमेंट कर सकता, नो पर्सन कैन कंपेल्ड, किसी भी पर्सन को आप कंपेल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। टू बी अ विटनेस ऑफ हिमसेल्फ, टू बी अ विटनेस ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। टू बी अ विटनेस ऑफ हिमसेल्फ, कोई भी बंदा जो है वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। 3 चीजें याद रखनी है, नो एक्सो पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट मतलब जो लॉ में था ही नहीं उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आगे समझ आपको कहां पे, हाँ, विटनेस हिमसेल्फ, किसी भी बंदे को वो बंदा अपने खिलाफ विटनेस नहीं दे सकता कि मैंने क्राइम कमिट किया है। अब देखो यार, बहुत सारी चीजें आप जब लॉ इस प्रोसेस में जाओगे ना,
भारत संविधान के अंदर एक प्राउड भी होता कि वी आर इंडियंस, लेकिन कई जगह पर हमें एक थोड़ी सी दुख भी आता है कि हमारे लॉ के अंदर बचने के भी बड़े तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे लूप होल हैं जिससे आप बच सकते हो। यहाँ पे क्राइम करने के बाद जब जज वकील पूछता है भाई बताओ जब उस बंदे को मार रहा था कि उसके हाथ में जो चाकू था वो कितना बड़ा था, कितना मीटर या कुछ ऐसे करके पूछेंगे, बोलेगा अच्छा जब उसको मारा तो वो डेड बॉडी राइट साइड थी या लेफ्ट साइड थी गिरी, और उधर पुलिस रिपोर्ट में लिखा होगा कि बंदा राइट साइड, क्योंकि पुलिस एक ही चीज़ लिखती है, इतनी फीट, इतने इंच, इतने डायरेक्शन पूरी। तो वो बंदा जहाँ पे बोलेगा तो वहाँ दूसरा वाला वकील होता बोलता देखिए जज साहब बंदे को ये पता नहीं है कि डेड बॉडी, जबकि डेड बॉडी जो थी मारने के बाद वो लेफ्ट साइड गिरा होता है, ये बता रहा राइट साइड है। वहाँ से पॉइंट कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ के अंदर भी, ज़्यादा भी नहीं, सामने सामने आ जाए तो फिर ये भी नहीं चलता। लेकिन इतना है कि जो क्राइम करेगा उसको यात्रा हो ही जाती है, छोटी बड़ी यात्रा। लेकिन अगर उधर यात्रा नहीं होगी ऊपर वाले के सामने तो यात्रा हो ही जाती ना। कर दें साफ इसको, ये समझ आ गया। अब एक चीज याद रखना है यार, सर अगर किसी ने मर्डर किया हो, मतलब झूठे इल्जाम में फंस गया हो या किसी और ने, वो भी हो सकता है। तो मतलब अगर उसके खिलाफ कोई गवाही ना दे तो वो केस आगे कैसे बढ़ेगा? मानो कि किसी ने मर्डर किया है तो उसके खिलाफ गवाही ना दे कोई, तो नहीं बढ़ेगा केस। तो फिर मतलब जेल कंटिन्यू रहेगी? हाँ? जेल कंटिन्यू रहेगी या अबॉलिश हो जाएगा सारा? खत्म हो जाएगा ना, प्रूफ नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ देंगे। तो देखो ना यार, किसी को अगर किसी ने मर्डर किया उठा के उसको जेल डाल दिया, कोई पीछे है नहीं उसको जानकारी वाला, तो वो ऐसे पड़ा रहेगा बेचारा जब तक उसके लिए ट्रायल होते हैं ना, ट्रायल के लिए वकील लड़ते हैं, तो आप जज के सामने उसको पेश करते रहेंगे, फिर जज वो भी तंग पहुंचते तो 6-7 साल के बोलते जा यार तू घर। ठीक है, आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 19 हमने देखा कि 19 साल की उम्र में इसको शादी की दरकार पड़ी, 20 साल की उम्र में ये अरेस्ट हो गया, 21 साल की उम्र में इसको टेंशन पड़ी कि भैया अरेस्ट तो हो गया, मेरी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में, लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी उसकी खतरे में है। अब ये लाइफ एंड लिबर्टी क्या है भैया? आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि आपको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, आप अपनी पर्सनल लाइफ को जी सकते हैं, आपको आज़ादी है, आपका अधिकार है। पर्सनल लाइफ इन द सेंस आपका जो भी आपकी, जैसे मोबाइल फ़ोन है, आई हैव नो राइट टू चेक योर मोबाइल फ़ोन, चेक योर डाटा। ठीक है, मेरे पास अधिकार नहीं है क्योंकि आपको आर्टिकल 21 अधिकार देता है। अब ये नहीं कि घर में बोलोगे कि मेरा फ़ोन मम्मी चेक नहीं करना, ये पासा सुझा देंगी, कौन सा आर्टिकल, किसने बनाया? ठीक है, तो ये सारे लॉ जो है कॉमनली घर वाले मानते ही नहीं है। वो पता चलेगा दूसरे दिन ऐसे मुंह सुझा होगा, क्या बोल रहा था घर में, मैंने सर से पढ़ा था आर्टिकल 21। ठीक है, उसके बाद ये पासा सूझ गया मेरा। तो ये सिर्फ रहता है कहीं है। ठीक है, अब इसको रहता है कि आर्टिकल मतलब मेरी लाइफ और लिबर्टी पर्सनल खतरे में है, लिबर्टी आपको अधिकार है वैसे पर्सनल। देखो अब एक चीज़ और भी है, जब आप लोगों को किसी भी क्राइम, छोटे मोटे क्राइम में आप अरेस्ट होते हो तो आप अपना फ़ोन जो है वो ये कह सकते हो ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, मेरी पर्सनल डिटेल है, यू हैव नो राइट टू चेक इट, तो वो साइड पे बंद करके रख लेगी पुलिस आपको। हाँ, लेकिन कुछ केसेस हैं बड़े बड़े, हाँ, जैसे आपके टेररिज्म्स हो गया, ठीक है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई बड़े बड़े क्राइम हो गए, इंटरनेशनल लिंक है किसी के, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मानो के जो क्राइम इसमें अफीम, गांजा, चर्च वगैरह का काम कर रहा है, तो उसके ऊपर होते हैं, क्योंकि स्मगलिंग के लिए भी देशद्रोह का केस लगता है, ये याद रखना। कुछ केसेस में पुलिस को ज्यादा नहीं है भाई, करते हैं अंदर बिठा के, खोल पासवर्ड, ये किसका फोटो है, ठीक है, क्या लगती बट इज नॉट द जुडिशियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जस्ट आउट ऑफ इट, वो करते हैं, लेकिन आप क्या करोगे यार, वो सुनते हैं अंदर जाके बोलते चलो भाई आर्टिकल का है बाप तेरा तो बट अकॉर्डिंग जो पढ़े लिखे मतलब खतरनाक जिसकी बैकग्राउंड भी है ना पीछे, वो फिर सुनाते भी हैं
बैकग्राउंड चाहिए पीछे, बड़ा खतरनाक थे, किसी लीडर लूडर हो, वो सुनाता आर्टिकल, वो फिर सुनता आगे भला SHO भी करके, जी सॉरी सर। हम जैसे बंदों को क्या, हमें खुद सॉरी बोलना पड़ता। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, आपको अधिकार है। फिर जब ये 19 साल में इसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, 20 साल में अरेस्ट हो गया, 21 साल की उम्र में माँ आती है, माँ कहती है मेरे बच्चे को जो है प्राइमरी एजुकेशन दे दो। आर्टिकल 21A ऐड हुआ था बाद में, आर्टिकल 21A ये ऐड हुआ, माँ आती है मेरे बच्चे को छोड़ दो। अब माँ बाप के लिए तो कितने बड़े बड़े क्राइम करेगा, तो वो तो माँ के लिए तो है ही नहीं कुछ चीजें। माँ कहती मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे को देना है इसको एजुकेशन। क्या देना भैया? एजुकेशन देना है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन होता ना, ये पढ़ाना ही होता है 6 to 14 ईयर्स। तो माँ आती है बोलती है मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को चाहिए एजुकेशन। ये बच्चा कुछ और ही सीखता है। 22 ईयर्स की एज में ये बंदा पहुंचता है, अब ये सीखता, यहां अरेस्ट हुआ, यहां पे इसने सोचा कि मेरी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी खतरे में, जेल में बैठ के तो यही सोचेगा। मां ने दिलाई एजुकेशन 21A में, बंदे ने 22 में सीखा कुछ और ही। इसने सीखा कि बड़े बड़े कारनामे करके कैसे बचूं, ठीक है तो बड़े बड़े कारनामे करने के बाद भी मैं कैसे बचूं, ठीक है। इसने सीखा कि भैया पुलिस मुझे अरेस्ट ही नहीं कर सकती जब तक मेरा को जुर्म ना बताए, मैंने जुर्म क्या किया, ठीक है, ये सीखा इसने। फिर इसको पता चला कि मुझे पुलिस जो है 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में रख ही नहीं सकती, ठीक है। 24 घंटे के बाद उनको मेरे को मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही करना है, ठीक है। अब ये नहीं, पहले डर रहा था ना 24 घंटे तक भी अंदर कुटते रहेंगे, पता नहीं कैसे हाल, ठंड वाले हाल में रखेंगे। अब इसने सीख लिया कि मुझे 24 घंटे से ज्यादा ये नहीं रख सकते हैं। फिर और क्या सीखा, इसको पता चल गया कि मैंने सब्जार जैसा वकील कर रखा है, जिसको 20,000 देंगे वो मुझे छुड़ा देगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें इसने, 3 चीजें सीखी, समझ रहे हो मेरी बात को। एजुकेशन में करने के बाद इसको मां ने कोई और एजुकेशन दी, इसने कुछ और। भाई अब ये करता है दुनिया के बड़े बड़े कारनामे। क्या कारनामे करता है? नहीं, चोरियां तो इसने पहले ही की हैं चोरियां तो इसने पहले की। ये समझ आया, ये लिखवा दूं सर, ये लेक्चर में सबको फॉरवर्ड कर दो नहीं यार, ये मुझे लगता मैं अपलोड भी नहीं करूंगा सर, इसके वीडियो फॉरवर्ड कर दो, ये मैं अपलोड भी नहीं करूंगा। आर्टिकल 21 में आपको पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब आप पर्सनल लाइफ जीने का, इसमें ये भी एक चीज है भैया। अगर आप जाते हो ना, मेरे को मम्मी ने मारा है, पापा ने, या मेरे को धोखा मिला है, मैं सुसाइड करूंगा, अगर बच्चा पुलिस ने पकड़ लिया ना 6 महीने की जेल, ठीक है। आप कभी आप सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लाइफ जीने का अधिकार है। धोखा दे दिया क्या, 2 मिनट धोखा मिल गया तो मैं चला जान देने के लिए, तो ये आर्टिकल 21 के तहत केस होगा आपके खिलाफ। सुसाइड वाला भी इसी में। हाँ, सुसाइड इसी में आता ना, सुसाइड नहीं कर सकते, आपको लाइफ जीने का अधिकार है भैया, कानून कहता जियो, मरो नहीं, मरने के है अधिकार तो हो गया, राइट जीने का, हाँ। राइट है बट सर वो तो अपनी मर्जी से परसेप्शन हुआ ना इंसान का मरने का, मतलब उसको जीना है, मतलब हाँ, जीन, मतलब राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हाँ जीन, उसकी मर्जी है ना वो करेगा नहीं जब नहीं, बट ये भी है ना, ठीक है आप लाइफ, लेकिन आप मरोगे तो लास्ट किसको होगा, देश को ही होता ना, ठीक है। आप जैसे यंग यूथ, जो देश जो प्रोडक्टिव एज है, अर्निंग एज वाले लोग मरना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन बवाल क्यों हैं? अगर नेगेटिव किया तो उसके लिए सजा है, पकड़ा गया तो मर गया तो चलो हवाले उसके, पकड़ा गया तो फिर उसको सजा भी होती है। ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं, पुलिस जब करती कोई बात नहीं बेटा मत मरना, अब ये है पीछे, फिर पकड़ देते हैं यहाँ से अंदर, फिर वो 6 महीने उसको एहसास दिलाते हैं ना जेल के अंदर की जिंदगी क्या है नहीं है जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक और आपने एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो अब आपको बता दूं हमारा क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ लिबर्टी, और आर्टिकल 20 आपका कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा, ये यूएसए में इसको ड्यूअल जियोपार्डी कहते हैं।
अब आर्टिकल 21 वहां पर क्या है, हमारे ऐसा नहीं है। जैसे मानो मैं और आकाश एक ही रूम में रहते हैं, हम वेरी क्लोज फ्रेंड्स वी आर, हमने क्या मंगवाया, 2 पिज़्ज़ा मंगवाए, खाया पिया खंबा शंबा, ठीक है। अब होता क्या है, रात को खा पी के मैं सो गया, ये बंदा उठा, इस बंदे ने दोनों पिज़्ज़े खा दिए या 1.5 पिज़्ज़ा खा दिया, बचा आधा। मेरे को दूसरे दिन गुस्सा आ गया, मैंने कहा भैया ना चला जा, नहीं, केस कर दिया मैंने। यूएसए छोटी छोटी बातों पे केस होते हैं, केस कर दिया। होता क्या है, केस करने के बाद जब मेरी बात आएगी तो राइट टू इक्वलिटी है, तो आधा आधा एक एक आना चाहिए था, इसको सजा मिलेगी, ठीक है, आधा आधा आना चाहिए। बट यूएसए में क्या होगा कि वकील जो मेरा भी और इसका भी लड़ेगा। जब वकील के पास ये केस जाएगा तो वकील पता क्या बोलेगा, इसका वकील, जनाब मेरा जो क्लाइंट था इसको बहुत ज़्यादा भूख थी, अगर ये 1.5 पिज़्ज़ा नहीं खाता तो ये मर जाता। जबकि दूसरे वाला जो है उसको ज़रूरत ही नहीं थी, उसने खाया ही नहीं, वो सो गया। तो ला क्या कहेगा नेचर के ऊपर कि भैया उसको ज़रूरत थी तो उसने खाया, उसने ज़िंदा रहना था, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं थी तो वो बरी हो जाएगा। समझ गए हो, वहाँ पर क्या है, डियो नेचर है, मतलब नेचर के ऊपर, ठीक है। यहाँ हमारा थोड़ा अलग है। अच्छा, आर्टिकल 22 आपको समझ आ गया कि क्या क्या समझा आपने। एक तो यहाँ पर रूल नहीं चलेगा ना यहाँ मतलब बटेगा तो इक्वल इक्वल बटेगा, इक्वलिटी है। अच्छा, आर्टिकल 22 में क्या क्या बताया मैंने, सर वही कि मतलब किस तरीके से अच्छा, अरेस्टेड पर्सन को ये भी बताना कि किस केस में अरेस्ट किया है, कस्टडी 24 आवर्स और कस्टडी में वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही रखा जा सकता है, ठीक है। उसको अधिकार है कि वो क्या चुने, अपना लॉयर चुनने का अधिकार है, अपनी चॉइस से वो लॉयर से अपनी बात कर सकता है, अपना हाल सुना सकता है, ठीक है। अब इसने जब ये सारी चीजें सीखी, अब सीखने के बाद ये क्या करता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है 3 में, कौन सा, एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है ना, कोई मसला नहीं यार, हमारी पावर तो ऑन है ना। राइट अगेंस्ट, राइट टू हायर लॉयर, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। लिख लो वैसे, अगर लिखना ही चाहती हो इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है लिखवाना ज़रूरी है। लिखो राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आर्टिकल में इधर डब्बे के बीच में लिख रहा हूँ 22 के बारे में, 22 के बारे में, हाँ 3 राइट टू, पहला इन्फॉर्म्ड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का कारण पता होना चाहिए, राइट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। दूसरे पे आएगा राइट टू रिलीज भी हो सकता है, या राइट टू प्रोड्यूस, राइट टू प्रोड्यूस्ड, राइट टू प्रोड्यूस मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, मैजिस्ट्रेट के बाद। राइट टू चूज लॉयर्स ऑन चॉइस, ठीक है, ऑन चॉइस, अपनी मर्जी से वो लॉयर को चूज कर सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं आर्टिकल 22 में इसने सीखी। अब जब ये 2 आर्टिकल है 23 और 24, अब देखो इस बंदे ने जब 22 में इतने बड़ी बड़ी चीजें सीखी कि बचाना अपने आप को कैसे है, इसने सीखा कि भैया इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दी। 23 साल की उम्र में इसने क्या किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब बंदूकों उनका ट्रेड करना शुरू कर दिया है, विदेश में बेचना शुरू कर दिया। मतलब राइट, ये आपका राइट अगेंस्ट
राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप आवाज उठा सकते हो कहीं पे अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ठीक है। इसने क्या सीखा 23 साल की उम्र में कि भैया लोगों को बेचना, उनके तान चन बेच के पैसा बड़ा कमाया जा सकता है। फिर इसने फैक्ट्रियां खोली, वहां पर इसने चाइल्ड लेबर करवाना शुरू किया, बच्चों से काम करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब बच्चों से काम नहीं करवा सकते हो, बच्चों से काम करवाने पर आपको सजा हो सकती है। सर ये एज ग्रुप क्या रहती है? 14 ईयर्स तक के, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हो। ये याद रखना कि आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 44 1978 नहीं, 42 44 नहीं था, ये 2002 था, 2002 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, मुझे ये भूल गया। 46 46 है, बट मैं इसके अभी भी 86 आएगा, 46 नहीं होगा, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 2002 में ये ऐड किया गया था नया आर्टिकल, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 2002 में ये राइट टू एजुकेशन जो है वो ऐड, ओहो आज पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला मुझे, बड़ा ही ज़्यादा हो गया। आप भी इंटरेस्ट में इतना गुमराह हो गए कि मुझे भी आप लोगों ने नहीं बताया। 11:30 हो गया भाई, समझ आ गया आज इतना, मुझे लगता है यहाँ पे इसको छोड़ना ही पड़ेगा। अब समझ आ गया, मैंने कहा पॉलिटी बड़ी इंटरेस्टेड है भाई, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलेगा। इधर हमने टपा दिया 1 घंटा।